हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो एक और टॉपिक है जो 5 मिनट का ही है कि कुछ स्टेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेक्चर से पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आपका आखिरी लेक्चर है, आपको पता है। इसके बाद पॉलिटी के ऊपर कोई लेक्चर नहीं आएगा। यहाँ पे पॉलिटी मेरी तरफ से होती है ख़त्म, ठीक है। ये सीरीज़ बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया आपके लिए, तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो बस आपको आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आपको रिकमेंड कर देनी है। जैसे कोई पूछे, कोई और तैयारी कर रहा है, किसी को पॉलिटी में दिक्कत आए तो आप बोल सकते हो उससे कि कोई डिफेंस डीसी चैनल पे मैंने ये सीरीज़ आप कंप्लीट करवाई है 17 लेक्चर में। देखिए, भले ही लेक्चर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप अगर इनकी लेंथ को कंबाइन करोगे तो मुझे नहीं लगता ये 13-14 घंटे से ज़्यादा की सीरीज़ है। और अगर 13-14 घंटे में इतने डेप्थ में अगर आपको कवरेज दी जा रही है पॉलिटी की, तो मुझे लगता है ये काफ़ी सही है। आप चाहें तो अपने नोट्स आपने बनाए ही होंगे अब तक, जो भी इस सीरीज़ को देख रहा है। नहीं तो आप इसी सीरीज़ को बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। अच्छा, देखिए समझने की कोशिश करिए अमेंडमेंट क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ कुछ सिंपल मेजोरिटी से होते हैं अमेंडमेंट, कुछ स्पेशल मेजोरिटी, जबकि मैं ये मानता हूँ खुद पर्सनली कि अमेंडमेंट तो वही है जो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। आर्टिकल 368 में यही लिखा है कि भाई साहब अमेंडमेंट होते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। अगर स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर हाउस में प्रेजेंट है उसका 2/3। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 में, क्योंकि भाई 55 मेंबर 50-60 मेंबर हैं उनका 2/3 नहीं, कम से कम 50% ऑफ टोटल से तो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आधे लोगों से ज़्यादा हो और 2/3 मेंबर की मेजोरिटी मिलनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी उसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी अमेंडमेंट की वजह से देश के फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल मतलब आपको पता है कि देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। फेडरलिज्म का मैं हमेशा मतलब यही बताता हूँ कि शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का बंटवारा, कि भाई कुछ पावर्स स्टेट्स की हैं, कुछ सेंटर के पास हैं। तो भाई साहब अगर किसी अमेंडमेंट की वजह से देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ता है, शक्तियों के बंटवारे पर कोई फर्क पड़ता है, स्टेट्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो वो अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से तो पास होगा ही पार्लियामेंट से, साथ में देश के कम से कम आधे स्टेट, हाफ जो स्टेट है, आधे स्टेट की विधानसभा से भी पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। समझ रहे बात को? यहाँ इनके स्टेट्स की विधानसभा से सिंपल मेजोरिटी से आधी स्टेट्स, तब जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू किया जाएगा। समझ रहे बात को? ऐसा कोई नॉर्मल अमेंडमेंट है तो सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, वो सॉरी स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे। लेकिन अगर किसी अमेंडमेंट से फेडरल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है तो स्पेशल मेजोरिटी चलेगी पार्लियामेंट की, प्लस आधी स्टेट में से के मतलब विधानसभा से भी पास होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। ये वाली बात है। अच्छा, बात करते हैं क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, मतलब देखिए 1950 में अपना संविधान बना है और पहला जो अमेंडमेंट है वो 1951 में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अच्छा, किस लिए किया था? उस वक्त जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा का मतलब क्या है? कुछ लोग थे जिनके पास शुरू से ही ज़्यादा ज़मीनें थीं, कुछ लोग थे जो गरीब थे शुरू से ही, ठीक है। सरकार ने सोचा, अब आपको पता है कि नेहरू जी की गवर्नमेंट काफ़ी सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट थी। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सभी लोगों पर समान चीज़ें होनी चाहिए और देश के ज़्यादातर एसेट्स पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये सोशलिज्म का मतलब है। मैं खैर सोशलिज्म के ऊपर नहीं जाना चाहता कि सोशलिज्म अच्छा है या बुरा है। असली में सोशलिज्म बुरा ही है। जिन भी देशों में सोशलिज्म रहा है वो देश कभी भी ग्रो नहीं कर पाए हैं, तो ये वाली बात है। और जो भी कंट्री ग्रो की हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो, उन्होंने कैपिटलिस्ट चीज़ें अपनाई हैं, लोगों को बिजनेस करने दिया गया है, प्राइवेट लोगों को खूब बढ़ावा दिया है। चलिए, ये तो हुई एक अलग तरह की बात। इसके ऊपर तो हम कभी और लेक्चर ले लेंगे पेपर 2 के लिए कि सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट ये सब होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, उस वक्त ज़मींदारी थी, कुछ लोगों को ज़्यादा ज़मीनें थी, नेहरू जी को पसंद नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, लैंड रिफॉर्म लाए। इसी की वजह से 9 शेड्यूल हुआ था। आपको मुझे याद है लास्ट लेक्चर में शेड्यूल बताया था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट से ही 9 शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। भाई पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, ठीक है। फिर कौन सा शेड्यूल ऐड कर दिया? 9वां शेड्यूल ऐड कर दिया फर्स्ट अमेंडमेंट से। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए गए थे पहले। फिर क्या है, बहुत देश में दंगे वंगे हुए थे, फजल अली कमीशन आया था,
उन्होंने बोल दिया था कि भाई साहब भाषा के आधार पर राज्य बना दो। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रख सकते हो। ये खैर मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उस वक्त स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था, नए स्टेट मतलब नया देश, एक तरह से नया पूरा नक्शा बना था, जिसमें 14 स्टेट थे, 6 यूनियन टेरेटरी थे। इन 14 स्टेट में एक स्टेट थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक स्टेट थी जिसका नाम था बॉम्बे। आप कहोगे वाह ये तो शहर का नाम है, नहीं, बॉम्बे एक स्टेट का नाम था। और ये कितना बड़ा एरिया था पता है? पूरा महाराष्ट्र और पूरा गुजरात, इन दोनों राज्यों को मिला के एक राज्य था बॉम्बे, समझ रहे हो? फिर बाद में इनका विभाजन हुआ और 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए तो देखते हैं सेवन जो क्वेश्चन अमेंडमेंट है, इससे कई चीज़ें आई। आपको याद है आर्टिकल नंबर 350B, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी इसी से आर्टिकल ऐड किया गया। हाँ, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट किसी यूटी के लिए या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए। स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 231। यूटी के लिए 241, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ये सब बातें कहाँ से ऐड की हुई थी? ये सब बातें यहीं इसी आर्टिकल से हमने ऐड की थी। अच्छा जी, तो ये कई सारी चीज़ें आई थी, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था। अच्छा, तो बात करें जैसे, फिर अब देखिए हम सारे अमेंडमेंट तो देख नहीं रहे, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब तक टोटल अमेंडमेंट कितने हुए हैं? 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेटेस्ट अभी हुआ है एक। चलिए देखते हैं। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख लेते हैं। 10th पे क्या है? दादर एंड नागर हवेली को यूटी बनाया गया। दादर एंड नागर हवेली एक तरह से हमारा पोर्ट के पास एक एरिया है, उसको यूटी बनाया, यूनियन टेरेटरी। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1962 में 12वां संविधान संशोधन, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे हमें गोवा को अपने अंदर लिया। गोवा पे पुर्तगालियों का राज था, उनको 1962 में वहाँ से भगाया गया। ठीक है जी। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नागालैंड, आर्टिकल नंबर 371A इसके लिए स्पेशल बनाया गया। ठीक है, नागालैंड के लिए। ये जो आर्टिकल स्पेशल बनाया गया है, ऐसे कई स्टेट्स के लिए आर्टिकल है। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, तो जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल बनाया था स्पेशल, आर्टिकल नंबर 370। तो इसी तरह से अब वो तो उसी वक्त बन गया था जम्मू कश्मीर का आर्टिकल, तो खैर इसलिए अमेंडमेंट के पहले ही बन गया है वो, तो किसी भी अमेंडमेंट से। कई सारे आर्टिकल बाद में ऐड किए हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए स्पेशल कुछ रूल्स बनाने के लिए। उनके बारे में हम इस क्लास के लास्ट के 5 मिनट पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको 5 मिनट में 5-6 चीज़ें वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। खैर देख ले थर्ड, तो देखिए या कभी कभार ना ये पूछ रहे थे कौन सा पहले बनाया कौन सा बाद में। दादर नगर हवेली को सबसे पहले लिया 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लिया? देखिए जो बीच में आप कहोगे 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ गया? तो देखिए जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे थोड़ी है कि 105 अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो ऐसे तो हमने पॉलिटी भी पूरी नहीं पढ़ी। पूरी का मतलब है हमने कोई पूरा संविधान थोड़ी पढ़ा है कि पूरी एक संविधान की किताब लेके आया मैं और एक एक आर्टिकल को आपको पढ़ा रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ सकते इतना बड़ा। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ते हैं हम, तो ठीक है। 12th कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में गोवा आज़ाद हुआ, इतना याद रखिए। 1962 में ही गोवा आज़ाद हुआ था। आज़ादी के मतलब कई सालों के बाद देखा जाए तो 15 साल के बाद। अच्छा, 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बना? नागालैंड बन गया। 14 से पौंडीचेरी को हमने अपने अंदर लिया। ठीक है, और कई चीज़ें कि हिमाचल प्रदेश जो था वो यूटी था पहले, अभी तो खैर राज्य है, पहले वो यूनियन टेरेटरी था हिमाचल प्रदेश। उसके लिए हमने विधानसभा बना दी। ठीक है, दमन एंड दीव के लिए विधानसभा बना दी, पौंडीचेरी के लिए विधानसभा, त्रिपुरा के लिए, गोवा के लिए। समझ रहे बात को? ये सारे के सारे पहले क्या थे? यूटी थे। गोवा, त्रिपुरा, पौंडीचेरी, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए क्या बना दी? लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर बाद में तो इन सबको राज्य भी बना दिया गया है। लेकिन अभी पौंडीचेरी तो अभी भी, जिसको भी पुडुचेरी बोलते हैं, वो तो अभी भी यूनियन टेरिटरी ही है। अच्छा, फिर आपको याद ही होगा 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सी भाषा याद की? सिंधी। फिर उसके बाद याद है ना आपको 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सी याद की थी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद हो। फिर इन दोनों को मिला दें 21 और 71 को, तो क्या बनता था? 92, 92। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने कौन कौन सी भाषा ऐड की थी? बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये मैंने आपको पहली ट्रिक बता दी है। अच्छा, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से देखिए ये इंपॉर्टेंट है कुछ। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ? उन्होंने बोला जैसे अफर्म पावर टू पार्लियामेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास किसी भी चीज़ को अमेंड करने की पावर है, ऐसा बोल दिया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। लेकिन क्या ऐसा अभी भी है? नहीं है ऑब्वियसली। तो बात जब केशवानंद भारती केस हो गया था, जिन्होंने बोला था कि आप हर चीज़ को अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, तभी से ये वाला प्रोविजन है, ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया
कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी इस अमेंडमेंट की केवल एक बात लागू है जो ये वाली उन्होंने दी थी, क्या कि प्रेसिडेंट कभी भी मतलब जो CAB मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर कोई बिल होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया होगा तो प्रेसिडेंट को उस पर अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। देखिए वैसे ही प्रेसिडेंट कहाँ ही मना कर पाते हैं देखा जाए तो भाई साहब मना कर नहीं पाते तो कोई मतलब वैसे भी नहीं। तो इन्होंने पहले ये बोला, लेकिन पहले क्या है प्रेसिडेंट मना कर सकते थे, उनके पास वीटो पावर थी, लेकिन फिर बाद में ये किया। देखिए अब स्टार्टिंग में समझिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने केवल ये बोला कि भाई साहब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर कोई होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई बिल होगा तो उस पर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन बाद में जाके एक अमेंडमेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें तो यही कह दिया कि प्रेसिडेंट साहब को किसी भी बिल के लिए हर बिल पे मतलब एसेंट देनी पड़ेगी। कुल मिला के एब्सोल्यूट वीटो तो उनके पास है ही नहीं। देखा बताया था मैंने, वीटो पावर कई तरह की थी। एब्सोल्यूट वीटो मतलब कंप्लीट मना करना, तो कंप्लीट मना तो प्रेसिडेंट करते ही कहाँ हैं, वो आपको देखना पड़ेगा किस किस केस में। केवल 2 केस में कंप्लीट मना कर सकते हैं, वो केस मैंने आपको बताए थे, याद करिए वो लेक्चर, ठीक है। चलिए ये सब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, देखिए ये साल को ऐसा बोल सकते हैं एक तरह से कुछ लोगों के साथ धोखा कर दिया। जैसे कई राजा थे उस वक्त जिनको मिलाया गया था भारत में, क्या बोल के कि आप अपनी, अभी एक बात समझिए, जब कई सारी रियासतों को भारत में मिलने के लिए बोला होगा, भाई एक राजा की तो सारी ज़मीन ही होती है, एक राजा के राज्य के अंदर जो भी आएगा वो सब उसका है, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या, अब अगर वो भारत में मिल जाएंगे तो उनकी सारी ज़मीन सरकार की हो जाएगी, उनका केवल क्या रह जाएगा, किला जिसमें वो रहते हैं। तो उन्हें ये बोला गया था उस वक्त कि अगर आप ऐसा राजी हो जाएंगे भारत में मिलेंगे तो आपको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी, आपको बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाया करेगा हर महीने। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया इंदिरा गांधी जी ने, अबॉलिशन कर दिया किसका, प्री वर्ष का। जो पेंशन मिलती थी उन राजाओं को इतने 20 एक साल से, मतलब उन्होंने अपना पूरा राज्य जो भारत में मिलाया था, क्योंकि देखा जाए तो पूरा भारत ही दूसरे राजाओं से मिलकर बना था। 560 के आसपास रियासतें तो राजपूतों की थी जो उन्होंने दी थी मिलाने के लिए। अच्छा, बाकी कई कुछ 50-60 रियासतें बाकी और राजाओं से आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ 600 के आसपास रियासतें थी जिनमें 560 राजपूतों ने दे दी थी भारत में मिलाने के लिए। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनका जो पेंशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है। 36 बेटा याद रख लो इस नंबर को, तो कि 36वां तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और 1975 में जब हमने सिक्किम को स्टेट बनाया और इंडिया में ऐड कर लिया, पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, सिक्किम में राजा होते थे सिक्किम के, चाइना इसको अपने में ऐड करना चाहता था, इंडिया अपने में। इसमें इंडिया के रॉ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, उन्होंने बहुत हेल्प की थी सिक्किम को इसमें ऐड करवाने में इंडिया में। अच्छा, फिर देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, बहुत बहुत कुछ ऐड किया। तो देखा जाए तो एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं इसी वजह से। अच्छा क्या था देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा प्रियम्बल में ये चीज़ें ऐड की थी, सोशलिस्ट सेकुलर। जो प्रियम्बल की पहली लाइन है, भारत क्या है, एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पहले सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था, ये कब ऐड किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दिन। अच्छा ये इंटीग्रिटी का ऐड किया है, तो लास्ट में कई एक प्रियम्बल में एक जगह आती है, यहाँ पे लिखा होता है कि टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो इंटीग्रिटी वर्ड है तब जाके ऐड किया है। अच्छा, अखंडता, ये सब ये 3 चीज़ें पहले तो ऐड की। अच्छा और क्या ऐड किया, फंडामेंटल ड्यूटी जो स्वर्ण सिंह कमेटी कहने पे इस आर्टिकल से ऐड की गई थी, वो भी किस में ऐड की थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ऐड की थी। अच्छा आर्टिकल 39 में, भाई देखो 38 में भी कुछ वैसे ऐड किया था, याद हो तो जब मैंने आपको DPS भी पढ़ाए थे। 38 आर्टिकल की बात कर लेता हूँ, तो उसमें एक लाइन ऐड की थी क्या, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी। लेकिन ये किसने की थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 39 जो आर्टिकल था उसमें एक लाइन ऐड की थी, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये लाइन मतलब आर्टिकल तो पहले से था, इसमें एक लाइन ऐड कर दी थी ये वाली इस अमेंडमेंट में। अच्छा आर्टिकल 39 ये तो बनाया इसीलिए था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, नालसा बनाए गए थे जिससे, ये आपको याद है। 43 ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए 1976 में ये आया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। तभी आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में आने लगी कि एक गरीब मजदूर होता है जो मिल में काम करता है, वो अपना यूनियन बनाता है, चुनाव होते हैं, इस तरह की फिल्में हैं तो अमिताभ बच्चन की कई सारी, और भी कई लोगों की।
तो फिल्में क्या है, समाज का आईना होती हैं जो उस वक्त के समाज को दिखाती हैं। खैर कई फिल्में प्रोपेगेंडा पर भी चलती हैं जो गलत आईना दिखाती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। चलो उस बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो आर्टिकल 48 ए था, ये इसको याद रख लिया। पता है इसको क्यों याद रखना जरूरी है? इसमें लिखा हुआ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेटा इस लाइन को डिट्टो याद रख। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ये तो है डीपीएसपी, आपको याद है। एक है ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी, डिट्टो ऐसी लगती है, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी, उनमें से एक ऐसी ही है कि एनवायरनमेंट को बचाना है। अब वो सेम लगती है लिखने में, तो मैं कह रहा हूँ आप एक को याद रख लो। तो ऐसे अगर आएगा कहीं पूछ ले आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटी है डीपीएसपी है, तो आप बता सकते हो। आर्टिकल कहीं नहीं पूछते, सीधे यही पूछ लेते हैं। तो बस आप अब इस आर्टिकल को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अमेंडमेंट से ऐड किया है। देखिए हम बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं देखा जाए तो। आप देखोगे कि सीडीएस वगैरह के तो पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं, और भी आप देखिए सीडीएस क्या, स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आरएएस, यूपीपीएससी, इनके तो क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे ये सीरीज के बाद। आप कहोगे कि इतने चिल्लड़ क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ये लोग। तो असली में हम तो काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं। तो इसको याद रख लीजिए कि ये डीपीएसपी है और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो इसी जैसी लगती है, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, इसलिए अंतर करना आपको आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, इनमें से कौन सी डीपीएसपी नहीं है, तो वहाँ पर 3 डीपीएसपी लिखी होंगी और चौथी वो फंडामेंटल ड्यूटी वाले को उठा के लिख देगा जो इसी के जैसा लगता है। लेकिन अगर आपको पूरी लैंग्वेज याद होगी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आप सीधे से इसको टिक कर सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, डीपीएसपी है। अच्छा, और क्या ऐड किया 42nd अमेंडमेंट ने? हाँ, मैंने आपको बताया 7 शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें 47 सब्जेक्ट थे, उसमें 5 और ऐड करके अभी कितने हो गए, उसमें 52 ऐड हो चुके हैं। आपको याद है ना, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। पहले जो 47 थे, यहाँ पे 5 और ऐड किए, कहाँ से? स्टेट लिस्ट से। तो कुल मिला के स्टेट की पावर को एक तरह से कम कर रहे हैं, सेंटर को और ज़्यादा पावर मिल गई है। खैर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कॉन्करेंट लिस्ट के किसी एक टॉपिक पर अगर स्टेट ने भी लॉ बना रखा है और सेंटर ने भी लॉ बना रखा है, तो सेंटर का लॉ माना जाएगा उस जगह पे। तो 5 चीज़ें कौन कौन सी ऐड हुई? देखिए ये मैंने आपको पहले बताई थी। 5 चीज़ें कौन कौन सी ऐड हुई? प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट एंड मीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 चीज़ें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट एंड मीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पे अब सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए 42nd अमेंडमेंट से। अच्छा, तो एक तरह 7 शेड्यूल में भी चेंज किया उन्होंने। और क्या क्या किया? पार्लियामेंट लॉज मेड फॉर इम्प्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड या इनवैलिड बाय कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लॉ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब बनाया गया है कानून के द्वारा, सॉरी मतलब सरकार के द्वारा, तो उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता कोर्ट, ये बोल के कि ये किसी फंडामेंटल राइट का अगर देखो समझो, सरकार ने कोई लॉ बनाया, वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो कोर्ट उसे क्या कर देता है? वॉइड डिक्लेयर कर देता है। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या बोल दिया सरकार ने कि ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट। अगर किसी डीपीएसपी को लगाने के लिए डाला है, डीपीएसपी में तो कई जगह लिखा हुआ है, जैसे डीपीएसपी में एक ही डीपीएसपी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा विवाद होता है, एक है आर्टिकल 39। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, जिसका बी और सी पॉइंट किस बारे में? बी और सी इस बारे में है कि जो वेल्थ है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, गरीब और गरीब ना बने, अमीर और गरीब अमीर ना बने, तो कुल मिला के सबके पास बराबर वो रहे। मैं बोल रहा हूँ ना, उस वक्त सोशलिस्ट टाइप की वो ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि सब लोग एक जैसे रहें। समझ रहे बात को? तो उन्होंने बोला था कि 39 जो मतलब आर्टिकल 39 बी और सी है, इसको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार कोई भी लॉ बनाती है, उसकी वजह से अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट भी होता है, तो भी कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा सरकार ने करने का कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है? इसको कोर्ट ने बाद में वाइड डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? वाइड। किस केस में? मिनर्वा मिल्स एक केस आया था, उस केस में इस वाली लाइन को कोर्ट ने हटा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, कोर्ट किसी भी चीज़ को वाइड डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा जी, और क्या क्या है इसमें? हाँ, और उन्होंने क्या कहा? हाँ, 42nd अमेंडमेंट में एक और चीज़ गई कि मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कि भाई साहब प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। तभी तो आप आजकल देखते होंगे, आपने जब भी देखा, हमें पढ़ाया है हर बार, कि प्रेसिडेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं है,
उसको जो भी कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बोल देते हैं आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग वो एडवाइस देते हैं, लेकिन पहले उनको मानना जरूरी नहीं था, अभी क्या है उनको मानना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? अब आप कहोगे कि भाई साहब प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर नहीं है। भाई हमने प्रेसिडेंट को नहीं चुना, हमने पीएम साहब को चुना है, हमने उनके लिए वोट डाली है। तो वो जैसा देश चलाएंगे मतलब जनता देश चला रही है, तो असली में पीएम की बात मानना जरूरी है। तो ये ठीक है। और देखिए 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई। सेंटर को अलाउ कर दिया किसी भी स्टेट में आर्म्ड फोर्स को डिप्लॉय करने के लिए। सेंटर चाहे तो किसी भी स्टेट में आर्म फोर्स को डिप्लॉय कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और की थी इंदिरा गांधी जी ने कि उन्होंने लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, आपको पता होगा कि 5 साल के लिए सरकार बनती है, उन्होंने सरकार का टर्म जो है हटा के वो 5 से 6 साल कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया था। खैर बाद में 44th अमेंडमेंट जो मोरारजी देसाई जो आई थी, ये हार गई थी ना इमरजेंसी लगाने के बाद। उसके बाद अब एक बात हो जाता है कि ये जो 42nd अमेंडमेंट जो किया गया है ये इमरजेंसी के दौरान ही किया गया है। ये उन्होंने 1 साल का अपना टर्नर बढ़ाया, चलिए वो सब छोड़िए। फिर 44th जो अमेंडमेंट हुआ जब वो हार गई थी, फिर मोरारजी देसाई ने आके 44th अमेंडमेंट किया और इनकी कई सारी गलतियों को ठीक किया। तो उन्होंने इस वाली चीज़ को भी वापस ठीक कर दिया, 6 से दोबारा क्या कर दिया, 5 साल ही कर दिया। तो अभी तो 5 साल के लिए ही दोबारा होते हैं। अच्छा, हाँ ये काम इन्होंने किया था, मैंने बताया था आपको कि सेंसस जो बताया था मैंने कि उन्होंने फिक्स कर दिया है। जो आर्टिकल नंबर 82 जो है उसमें लिखा है कि भाई हर जनगणना के बाद क्या है, सीट बन मतलब दोबारा से एरिया डिसाइड होगा जनगणना के अकॉर्डिंग, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब किस स्टेट में कितनी सीट्स आएंगी एमपी की। तो इन्होंने फिक्स कर दिया है कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, अभी केवल 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम हर बार देखेंगे। ऐसा क्यों किया? जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी, कहीं इस चक्कर में ऐसा ना करने लग जाएं कि स्टेट अपनी जनसंख्या बढ़ाने लग जाएं कि हमें ज़्यादा एमपी की सीट मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप जनसंख्या को कम करिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर जनसंख्या को कम करने के प्रयास करिए और 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही सीट्स को रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने फिक्स कर दिया। फिर इस टर्म को बढ़ाया भी गया, उन्होंने केवल 26 साल के लिए किया था फिक्स, फिर ये टर्म ख़त्म हो गया था। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे और बढ़ा दिया था, अभी 2026 तक के लिए है ये, और मुझे पता है इसे आगे भी जाके बढ़ा ही देंगे। अच्छा, जो भी सरकार आएगी 2026 तक, ठीक है। हाँ, इन्होंने हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कट कर दिया। मतलब ये बोला कि भाई हाई कोर्ट क्यों जुडिशियल रिव्यू करता है, चलो सुप्रीम कोर्ट करे तो ठीक है, हाई कोर्ट तो एक स्टेट का कोर्ट है एक तरह से, वो किसी कानून को जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकता अगर सेंटर के द्वारा बनाया गया है। खैर बाद में इसे भी कोर्ट ने हटवा दिया। कुल मिला के हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, ट्राइब्यूनल बनाए गए, याद है आपको? तो मतलब 323A और 323B ये दोनों आर्टिकल ऐड किए, मतलब ट्राइब्यूनल होते हैं एक तरह से कोर्ट के मामलों को संभालने के लिए। तो 323A में तो कौन से कानून आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और अदर मैटर के लिए ट्राइब्यूनल किस में आएंगे, 323। तो कोई पूछे तुमसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता होगा, वो 323 के बी के अंदर आएगा। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैं, मैंने आपको जुडिशरी में सब कुछ बता रखा है। CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, SAT स्टेट वाले, और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इनके पास। और इसमें कई सारे ट्राइब्यूनल बताए थे हमने, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, बाकी जितने भी ट्राइब्यूनल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा वो सब इस आर्टिकल में आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। इंदिरा गांधी जी हार गई इलेक्शन, मोरारजी देसाई पहले, खैर मोरारजी देसाई जो थे खुद उसी में थे कांग्रेस में, फिर बाद में उन्होंने जनता दल बनाया नाराज होके और इलेक्शन जीता और बन गए भाई साहब। ठीक है, इन्होंने क्या पावर दी पार्लियामेंट वाले केस में, इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन हाउ रिकंसिडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग। देखिए उन्होंने तो ये बोल दिया था 42nd अमेंडमेंट में कि भाई साहब एडवाइस माननी ही पड़ेगी। एडवाइस मानने का मतलब किसी भी बिल को जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर जाएगा, प्रेसिडेंट साहब को उसे पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इन्होंने एक तरह से, जो आपको याद होगा कई वीटो पावर होती हैं, सस्पेंसिव वीटो भी था। सस्पेंसिव वीटो मतलब किसी बिल को लौटाना। तो उन्होंने यही बोला कि प्रेसिडेंट्स को ये चीज़ दे दी कि वो सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडर, कुल मिला किसी भी चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार रिकंसिडर करने के बाद वहाँ से वापस आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा उसी चीज़ को भेज दिया साइन करने के लिए, तो इस बार करना ही पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने दोबारा से 5 साल का जो टर्नर था उसे वापस ला दिया, 6 साल जो कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। अच्छा,
ये 44th अमेंडमेंट में बात हो रही है। अच्छा जी, तो इमरजेंसी के लिए तो उन्होंने बहुत सारे काम बनाए। मैंने आपको इमरजेंसी बढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से बताया था कि इन्होंने क्या है, एक वर्ड डाला कि रिटर्न एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे ही इमरजेंसी लगेगी। रिटर्न एडवाइस का मतलब आपको याद है खूब अच्छे से। रिटर्न एडवाइस मतलब रिटर्न एडवाइस, ऐसे नहीं कि पीएम ने सोचा, जब पूरा का पूरा कैबिनेट बोल देगा तभी जाके कैबिनेट मतलब। और हाँ, पहले कैबिनेट वर्ड कहीं लिखा नहीं होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं इसी लाइन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड आया। तो कोई अगर ये भी पूछे कि भाई कैबिनेट वर्ड किस आर्टिकल मतलब किस अमेंडमेंट से आया, तो 44th अमेंडमेंट जो मोरारजी देसाई ने किया था। और एक शब्द था जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए लगा, जैसे इमरजेंसी, ये मैंने आपको बताया था कब लग सकती है, अब केवल जब आर्म्ड रिबेलियन हो। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, उन्होंने एक बात और बोली कि आर्टिकल 20 और 21 जो इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने पावर को कम कर दिया था जुडिशियल रिव्यू वाली को, उसको दोबारा से कर दिया ठीक। अच्छा, कई सारी चीज़ें सही करी मतलब, है ना। और ये राइट टू प्रॉपर्टी बड़ा मसला, इसी की वजह से सारे केस हुए हैं कि सरकार ने किसी की प्रॉपर्टी छीनी है। ये जो केस आनंद भारती केस, गोलकनाथ केस जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये सब इन्हीं की वजह से हुए हैं असली में। कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी, लोग इसी को लेके आ जाते थे बार बार कोर्ट में कि हमारा भाई प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लिया। तब से सरकार मतलब मोरारजी देसाई ने सबसे पहला काम ही ये किया, इस जड़ को हटाओ पहले, इससे खड़ा खड़ा होता है। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। डिलीट का मतलब अभी आर्टिकल 31 नाम का कोई आर्टिकल है ही नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, तो डिलीट किसको कर दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। और इसको क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। किस आर्टिकल में रख दिया? 300A, नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल नंबर 300A। तो अभी के वक्त में लीगल राइट का मतलब बस इतना समझ लो कि आपकी प्रॉपर्टी को आपसे कोई नहीं छीन सकता, केवल सरकार छीन सकती है। और वैसे इस आर्टिकल का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि किसी की भी हिम्मत भी नहीं है कोई हमारी प्रॉपर्टी को छीन ले सरकार को छोड़ के। खैर छोड़िए तो। अच्छा, ये आपको याद होगा आर्टिकल 38 पर टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये आर्टिकल 38 में इन्होंने ये लाइन ऐड की थी। 52 1985 राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, 10 शेड्यूल भी ऐड किया, ये आपको पता है। 61st, देखिए इसको ऐसे याद कर लो, 61st अमेंडमेंट 21, मतलब जब ये अमेंडमेंट हुआ था इसी के बाद वोटिंग एज को 21 से घटा के क्या किया था, 18 कर दिया गया था। पहले 21 साल वाले ही केवल वोट डालते थे, अभी 18 साल से ऊपर सभी वोट डाल सकते हैं। अच्छा जी, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बना था। क्या बना था? नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। लेकिन अभी आपको पता है अलग अलग है। नेशनल कमीशन ऑफ SC अलग है, आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन ऑफ ST अलग है, आर्टिकल 338A। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बन चुका है, 338B। लेकिन ये जो पहले क्या 65th से तो ये कमीशन बनाया था नया इन्होंने, लेकिन फिर इसको क्या अलग अलग कर दिया। किस अमेंडमेंट से? 89th अमेंडमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था 2003 में। फिर 102 अमेंडमेंट से क्या किया था, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ही बनाया था, 338B। ये सब आपको पता है। 71st, आपको याद है 21वें संविधान संशोधन क्या डालते हैं हमने? सिंधी। 71st से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8th शेड्यूल में हमने ऐड कर दी। इसके बाद आपको 92nd भी मैं बता चुका हूँ पहले ही कि भाई साहब बोडो, डोगरी, सैंताली और मैथिली मतलब बोर्ड मास, ये सब आपको पता है। अच्छा, जैसे हमने ऊपर तक कहाँ तक पढ़ लिया था, जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता है, पंचायत डाले, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पंचायत के लिए था 73rd। ये 74th किसके लिए था? अर्बन लोकल बॉडी मतलब म्यूनसिपैलिटीज़। अच्छा, इसने कौन सा आर्टिकल ऐड किया, वो सॉरी कौन सा पार्ट ऐड किया? नया पार्ट, पार्ट 9, 11th शेड्यूल ऐड कर दिया इसने। पार्ट 9A नया पार्ट बनाया और 12th शेड्यूल ऐड कर दिया इसमें। 11th शेड्यूल के अंदर कितने आइटम है? 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ पंचायत, और 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST इन गवर्नमेंट जॉब। हाँ, इस आर्टिकल को रख सकते हो आप 77 आर्टिकल। इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे है बना रखी है मैंने। तो देखिए भाई इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब है मतलब जॉब में ही रिजर्वेशन नहीं मिल रहा उनको, उनको प्रमोशन जब होगा, प्रमोशन जब किया जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर, तब भी SC ST कम्युनिटी वाले को रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा जी, तो आर्टिकल इसको ऐसे याद रखोगे आप, मतलब आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट को ऐसे याद रखोगे 77, 7 और 7 बराबर है, मतलब
और रिजर्वेशन किस लिए होता है? सभी समाजों को बराबर लाने के लिए। तो एक तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हो। अच्छा, 86 अमेंडमेंट, ये तो आपको पता, राइट टू एजुकेशन, नया आर्टिकल 321 ऐड किया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, ये तो आपको रट गया होगा अब तक। अच्छा, नहीं रटा तो वो पुराना वाला याद करिए। 89th कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर ST दोनों बनाए, 338 से 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तो आपको बता ही दिया मैंने पहले ही। अच्छा 96 कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रख सकते हो आप, 2011 में होगा। कैसे? उड़िया जो लैंग्वेज है, ORIY है, उसका नाम चेंज करके उड़िया कर दिया। आर की ORIY की जगह ODIA कर दिया, बस इतना सा। ठीक है, उड़िया, उड़िया से उड़िया। ठीक है। 91st अमेंडमेंट, नो सॉरी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कॉपरेट सोसाइटी की बात करता है। और आर्टिकल 19 में भी एक जगह राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटी है, तो वो राइट टू फॉर्म, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बना सकते हैं आप, ग्रुप बना सकते हो। तो उसमें साथ में एक वर्ड जो ऐड किया था, कॉपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो, ये इसी आर्टिकल से ऐड कर दिया था। तो 97 जो अमेंडमेंट है वो कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। अच्छा, एक यार एक रह गया वैसे यहाँ पे बीच में आर्टिकल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इनके बीच में था 92nd के बाद 93rd, ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद हो तो, किस लिए था, कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। 93rd, आपको याद हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल 15% लोग ही बन सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ का, और सभी लोगों को मिनिस्टर बनाए देते थे। 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ के, हाउस की, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, समझ रहे हो बात को? अच्छा, 15% लोग। लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा है, मतलब कि स्टेट और सेंटर में तो 15% में, अगर यूटी है तो केवल 10% ही लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जैसे दिल्ली में 70 सीटें, तो केवल कितने मिनिस्टर होते हैं? 7। ओके, तो बात करें जैसे ये आपको पता है 99th कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी मोदी सरकार ने आके बनाने की कोशिश की थी, इसको इनवैलिड बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। भाई साहब, इसके बारे में तो हमने डिटेल में चर्चा भी की थी, किस लेक्चर में? जुडिशरी वाले लेक्चर में। अच्छा, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको कैसे देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, NJC 99 को, कि भाई सरकार ने बनाने की कोशिश की थी, 99% बन गई थी, लेकिन लास्ट में 1% पे कोर्ट ने क्या इसको हटा दिया था, ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसको देखते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अपना जो बॉर्डर है वो इस तरह से था, कुछ बांग्लादेश के साथ अपनी फोर्सेस को इस तरह से रहना पड़ता था। कुछ ऐसे बॉर्डर था कि जैसे ये एरिया इंडिया के अंदर है, तो इसके भीतर छोटा सा एरिया जो बांग्लादेश का है, बड़ा अजीब सा बॉर्डर था। सबसे पहले मोदी जी ने ये काम तो खैर ज़बरदस्ती किया है, समस्या ख़त्म कर डाली है, कि मतलब 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया था, उस इससे एक एग्रीमेंट किया हमने बांग्लादेश के साथ, जिसमें हमने बांग्लादेश को कुछ ज़मीन दे दी और हमने कुछ ज़मीन, जैसे इस तरह का अगर बॉर्डर है तो बीच में से खींच दिया, कुछ अपना हिस्सा उनके पास चला गया, कुछ उनका हिस्सा हमारे पास आ गया, समझ रहे हो बात को? तो लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा हिस्सा है, उनके पास उल्टा ज़्यादा हिस्सा गया है। ऐसे बांग्लादेश को तो हमने दिया 17,000 एकड़ लैंड अपना इंडिया का गया, और बांग्लादेश का हमने 10,000 एकड़, 10,000 एकड़ लैंड लिया। तो कुल मिला के 7,000 एकड़ के नुकसान में ये देखा जाए। और हाँ, किससे कौन कौन से राज्यों में फर्क पड़ा? वेस्ट बंगाल, देखिए खुद सोच जा, बांग्लादेश या बीच में है, ठीक है, कौन कौन से राज्य से टच हो रहे हैं? वेस्ट बंगाल हो रहा है, ठीक है जी, त्रिपुरा इधर कोने में है, अच्छा जी, मेघालय यहाँ पर है, ठीक है, और असम इसके ऊपर, और यूं करके काफ़ी सा असम है, समझ रहे हो? बांग्लादेश है। बीच में कुछ और राज्य भी, नागालैंड, मणिपुर, उनसे कोई नहीं है, ये 4 राज्यों में ही हुआ था, ये 4 राज्यों की बाउंड्री भाई, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अच्छा, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा आया? GST, तो ऐसा समझिए 101 रुपये का सगुन दे दिया, GST नया, एक तरह मतलब सारे टैक्सों को मिला के एक नया टैक्स बना दिया। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तो आपको पता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आया से 338 भी, ये तो सबको पता है। और हाँ, इसको भी आप समझ सकते हो कि देखिए 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो OBC के लिए था एक तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया। फिर आर्टिकल 342A भी आया, इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन वेरियस स्टेट, जो किसी भी स्टेट में, जैसे प्रेसिडेंट पहले क्या करते थे, प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बता सकते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कोई रहती है। अच्छा, लेकिन आर्टिकल 342A ऐड किया, जिससे ये पावर दे दी प्रेसिडेंट को, किसी भी एरिया को बैकवर्ड क्लास का एरिया भी डिक्लेयर प्रेसिडेंट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में और किसी भी यूटी में। अच्छा, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन, EWS का नया रिजर्वेशन आया, किसके लिए?
देखिए इसमें लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फॉर आर्टिकल 15 की जो 4 और 5 क्लॉज में जो लिखा हो उनके अलावा किसी के भी लिए। तो आपको याद होगा 4 और 5 में किसके बारे में लिखा है, SC ST और OBC के बारे में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ही ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिल सकता है, इसका ये मतलब बस। अच्छा, और देखिए 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इससे भाई साहब जो SC ST का जो रिजर्वेशन था उसे बढ़ा दिया गया। रिजर्वेशन कहाँ, नॉर्मल रिजर्वेशन नहीं, मतलब जो लोकसभा में सीट्स का रिजर्वेशन जो है, आपको पता है ना SC की 84 सीटें, ST की कुछ सीटें, लोकसभा में जो रिजर्वेशन है और स्टेट असेंबली में जो रिजर्वेशन है, भाई सीट फिक्स होती है ना। कि आपने देखा हो कई जगह आपकी जगह पे चुनाव में कैंडिडेट का सीट आई है, सीट फिक्स होती है, कोई SC का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, इस तरह से। तो इस रिजर्वेशन को 70 साल तक हो गया था अब तक ये पूरा, अब इसको 80 साल तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, रिमूव्ड रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हाँ मतलब ये देखिए, पहले लोकसभा में ऐसा होता था कि 2 सीट जो थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जिनके पूर्वज अंग्रेज थे जो इंडिया, लेकिन अभी वो क्या है, अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन वो लोग नहीं गए थे, उन्होंने इंडिया में ही रहने का सोचा, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मानी जाती है। तो पहले क्या होता था कि 2 सीट रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। उनको क्या कौन करता था, नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा में भी नॉमिनेशन होता था, सोचिए लोकसभा में सभी लोग वैसे चुन के आते हैं, लेकिन लोकसभा में 2 लोगों का नॉमिनेशन होता था प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन 104 अमेंडमेंट से इसे हटा दिया गया है। अच्छा, देखिए ये है 105 क्वेश्चन अमेंडमेंट, सबसे लास्ट का जो लेटेस्ट हुआ है 2021 में। ये क्यों हुआ है, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था उसके बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसा करने को, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। जैसे अभी 338B है, 342A है, तो उसमें ऐसा हो गया था, एक तरह से ऐसा था कि 342 जो A आया था उसकी वजह से, देखिए आप खुद देखिए 3 मतलब 102 जो अमेंडमेंट था वो 2018 में आया था, ठीक है भाई। इसमें क्या 342A आर्टिकल ऐड किया, इसमें ये बोला था कि प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर कर सकते हैं किसी एरिया को बैकवर्ड क्लास का एरिया, लेकिन इसमें स्टेट को पावर नहीं दी गई थी। अब स्टेट ये बोल रही थी कि हम खुद चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हर स्टेट में, जैसे आपने देखा होगा कई जगह जाट लोग जो हैं वो सेंटर में तो आते हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन किसी किसी स्टेट में जाटों को OBC में रखा हुआ है, पता है ना आपको। जैसे राजस्थान में जो जाट हैं वो OBC में आते हैं। तो स्टेट ने ये बोला कि भाई हर स्टेट के पास खुद की पावर होनी चाहिए किसी भी कास्ट को या किसी भी एरिया को बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास में डालने के लिए, इस तरह से आप समझिए। तो ये इस जो ये अमेंडमेंट हुआ था ना आर्टिकल नंबर 100 जो सॉरी आर्टिकल नहीं 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें ये पावर उनसे एक तरह से हट गई थी। तो उन्होंने कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, पावर, दोबारा से उनको पावर दो। तो बस इस अमेंडमेंट से क्या हुआ है, दोबारा से स्टेट को जो पावर दे दी गई खुद की OBC लिस्ट बनाने के लिए। खुद की OBC लिस्ट मतलब हर स्टेट में अलग OBC लिस्ट हो सकती है। कोई स्टेट बोल रहा है कि जाट OBC में है, कोई बोल रहा है गुर्जर, किसी को कोई भी कम्युनिटी वो बनाना चाहे बना सकते हैं। तो कुल मिला के 105 अमेंडमेंट है। इससे क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गई है, आर्टिकल 338B में और 342A में। समझ के क्या बात, आपको आपको पता नहीं है असली में, आपको इतना डेप्थ में मैंने सारे अमेंडमेंट को करवाया गया, आपको कहीं पे भी इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा, भले आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लेना। अच्छा जी, अब देखिए ये तो हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अभी लास्ट का 5-10 मिनट का एक चीज़ और बची हुई है। देखिए आपको याद होगा जैसे अभी कुछ दिन पहले धारा 370 हटा दिया हमने, मतलब हम आर्टिकल 370 किस बारे में था, कश्मीर के बारे में था। स्पेशली कश्मीर के लिए लिखा हुआ था कि भाई कश्मीर में अलग से कुछ रूल चलेंगे, स्पेशल रूल होंगे कुछ कश्मीर में। अच्छा, तो अब आर्टिकल 370 इसलिए था क्योंकि भाई कश्मीर के लिए रूल पहले ही बना लिए गए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी वक्त वो कश्मीर का मसला हो गया था भारत पाकिस्तान वाला, तो तभी स्पेशल प्रोविजन बना दिए थे कश्मीर के लिए। तो वो आर्टिकल 370 में था, कोई अमेंडमेंट के तहत अलग से नहीं बनाए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में हमने अलग अलग प्रोविज़न दिए, बहुत सारी स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए। अब सबके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस स्टेट को क्या स्पेशल पावर है, बस मैं ये बताऊंगा कि किस आर्टिकल में किस स्टेट की स्पेशल पावर की बात की गई है। समझ रहे हो बात, दोबारा बोलता हूँ, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किस स्टेट के लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको इतना बताने वाला हूँ कि किस आर्टिकल में किस स्टेट के बारे में बात की गई है। स्टेट बताऊंगा और आर्टिकल बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे, ऐसे ही आ जाते हैं कि भाई साहब महाराष्ट्र गुजरात के लिए कौन सा आर्टिकल है,
नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में है, ऐसे करके। ठीक है, तो आर्टिकल 371, देखिए ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं बस। ठीक है, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ठीक है जी। अच्छा, 371 नागालैंड, 371 असम, 371 मणिपुर और 371 आंध्र प्रदेश, और ई भी आंध्र प्रदेश है। डी और ई दोनों किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए है। ये मैंने ऐसे याद किए, तो 371 तो आप याद रख लो डायरेक्ट, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है जी, ये तो आपने डायरेक्ट याद रख लिया। ये इसलिए इनके लिए इस पर पहले आपको याद ही होगा कि एक ही आर्टिकल क्यों इनके लिए, अगर ऐसा आपको कन्फ्यूजन हो रही। पहले मैंने अभी आपको बोला था कि ये एक ही राज्य था बॉम्बे नाम का, महाराष्ट्र और गुजरात मिलके। चलो ये सब छोड़ी, इनको कैसे याद रखें। ये 5 तक आपको याद हो रहा हूँ, ABCDE तक। देखिए एक ट्रिक होती मैंने जो बनाई थी वो थी नामा, ऐसे करके मैं बोलता था नामा, मतलब नागालैंड, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए 2 आर्टिकल हैं, डी और ई। समझ रहे बात को, ये हो गया यहाँ तक। फिर देखते हैं एफ से सिक्किम, एफ से सिक्किम, अच्छा। जी से मिजोरम, एच मतलब 371 बेटा एच, ये एक ही आर्टिकल नहीं है, हर आर्टिकल कैपिटल में लिखा हुआ है ABCD, मतलब हर आर्टिकल अलग है। 371 ये आर्टिकल अलग है, 371 अलग है। 371 किसके लिए, सिक्किम के लिए। 371 किसके लिए, मिजोरम के लिए। 371 अरुणाचल प्रदेश के लिए। बेटा ये आंध्र प्रदेश था और ये है अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे बात को, अच्छा। 371 आई गोवा, आई से गोवा का कुछ ट्रिक आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अच्छा। और 371 हैदराबाद एंड कर्नाटका, इन 2 स्टेट्स के लिए। समझ रहे बात, इसको किसी तरह से याद रख लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए मैं नहीं चाहता कि कल को इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और सीधे बस इतना पूछेगा वो, तो कि भाई साहब मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो 371 तो आप कहीं करके ना आ पाओ। फ्री के नंबर होते हैं जिनका हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट, तो उनका तो हमको याद होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो ये तो खैर आपको सिंपल मैंने कुछ ऐसी ट्रिक बना ली थी। आपको याद ही है फर्स्ट पार्ट में किस बारे में बात की है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर सेकंड पार्ट था उसमें किस बारे में बात की थी, सिटीजनशिप के बारे में। थर्ड पार्ट फंडामेंटल राइट। फोर्थ पार्ट क्या था, DPSP। फिर पार्ट 4A बनाया था स्पेशल, किसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में, यूनियन मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उस बारे में पार्ट 5 है। पार्ट 6 स्टेट मतलब गवर्नर, स्टेट की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, यूनियन के अंदर क्या आ जाता है, एक सेकेंड यूनियन के अंदर वो भी आ जाता है क्या, जो जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह किसके अंदर आ जाते हैं, पार्ट 6 स्टेट के लेवल के होते हैं। अच्छा, और पार्ट देखिए 5, 6 और जो पार्ट 8 है, 6 के बाद 7 ही 8, पार्ट 6 मतलब 8 है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी। तो UT और 8 की स्पेलिंग में भी T आता है, तो पार्ट 8 और UT ऐसे करके याद रख सकते हो। छोटी छोटी ट्रैक बनानी होती हैं। पार्ट 10 में तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात की थी अपने, स्पेशल हमने पढ़ाई है इसके ऊपर। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल था और 6th शेड्यूल था, फिक्स पूरा लेक्चर ही था इसके ऊपर। तो अच्छा, पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स के बारे में। कौन कौन से ट्राइब्यूनल होते हैं, 2 तरह के ट्राइब्यूनल, एक तो 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और 323B अदर ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। पार्ट 15 जो इसमें इलेक्शन के बारे में बात की। देखिए सबको याद रखना जरूरी नहीं, एक मैं कह रहा हूँ आप नज़र रखो इनमें, ऐसा नहीं कि सब कुछ इतना रटना होता है। खैर आप 1-2 बार देखोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, और इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। पार्ट वगैरह कभी ऐसे पूछा नहीं है कोई ज़्यादा, याद रख सकते हैं। पार्ट 20 जो है उसमें अमेंडमेंट के बारे में बात की है, और क्या है। तो देखिए ये आपका लेक्चर था। जिन बच्चों ने भी हमारा एंड तक ये लेक्चर देखा है उनका विशेष तौर पर धन्यवाद। और मतलब एंड तक लेक्चर ही नहीं, मेरा मतलब है एंड तक हमारे कोर्स को जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और उनका विशेष रूप से धन्यवाद। तो बेसिकली ये है हमारा लास्ट लेक्चर, ठीक है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। अब देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवाइए, तो देखिए आप समझने की कोशिश करिए, ज्योग्राफी के वक्त नहीं है मेरे पास थोड़ा सा, ठीक है। तो यही है, अगर वक्त मिलता है मुझे तो मैं खुद ही बना दूंगा, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं ज्योग्राफी के लेक्चर भी। तो बस यही था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोग बच्चों ने यहाँ तक हमारे लेक्चर को फॉलो किया है। तो हम विदा लेते हैं, बस मिलते हैं आपसे किसी नए लेक्चर नए टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे हो जाती है अपनी पॉलिटी ख़त्म। जय हिंद।